बड़े ही आदर के साथ मैं अपने गुरु, जिन्होंने इस मन में चेतना डाली, इस मन में सवाल डाले और इस मन में इस साहित्य के माध्यम से समाज और संस्कृति और राष्ट्र को समझने का जो एक बीज डाला, ऐसे गुरु प्रोफेसर आचार्य ओम प्रकाश सिंह जी को मैं बहुत ही विनयवत प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आप इस समय भारतीय भाषा केंद्र के चेयरमैन हैं और एक बहुत ही व्यवस्थित आलोचक हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मलखान सिंह को, डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह को और CIL के अधिकांश आचार्यगण को, जिनमें से कुछ हमारे कभी सीनियर रहे हैं, जो कभी साथी रहे हैं, लेकिन फिलहाल वे सब मेरी भी गुरु परंपरा के हैं। तो उन सबको जो है विनयवत जो है मैं प्रणाम करता हूँ। प्रगतिशील आलोचना और रामचरितमानस का जो ये विषय चुना है मैंने, इसके दो भाग हैं। प्रगतिशील आलोचना और रामचरितमानस। मेरी कुल मंशा इतनी है कि प्रगतिशील आलोचना जो साहित्यिक आलोचना में एक वेग सा टर्म है, एक कंस्ट्रक्टेड टर्म है, और अगर हम ध्यान दें तो नई आलोचना, नई समीक्षा या और तमाम किस्म की जो समीक्षाएं हैं, चाहे प्रगतिवादी ही आलोचना क्यों हो, उससे अधिक मारक या उससे अधिक चेतना को उद्बुद्ध करने वाली जो पद्धति है, जो आपके साहित्यिक संस्कार के भीतर जाती है, वो टर्म है प्रगतिशील आलोचना। उसने रामचरितमानस के साथ ही नहीं, बल्कि हिंदी परंपरा के तमाम कालों के साथ, किताबों के साथ, कवियों और रचनाकारों के साथ मुखामुखम किया है। उन सब पे जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं बस इतना निवेदन करूंगा आप लोग के सामने कि प्रगतिशील आलोचना ने रामचरितमानस के साथ क्या बिहेव किया। शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील आलोचना के जो सिद्धांतकार हैं, या जहां से ये सिद्धांत की उसको साहित्यिक ग्रंथ नहीं मानते। मुक्तिबोध जैसे बड़े कवि और आलोचक ने प्रत्यक्ष यह बात बहुत पहले रख दी है कि रामचरितमानस कविता नहीं हो सकती है, यह साहित्य नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ रिलीजियस बुक, फेनेटिक बुक। ये खास तरीके के हिंदू विचारवाद को, हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाली किताब है। तो मेरी जो आज के इस व्याख्यान में जो प्रयास होगा वो ये होगा कि रामचरितमानस को किस तरह से हम साहित्यिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर सके या ले सके। लेकिन उससे पहले प्रगतिशील आलोचना के संदर्भ में करनी है वो ये कि प्रगतिशील आलोचना एक मिथ, ये एक इल्यूजन है
और एक भ्रम है, जिसके माध्यम से पिछले कई सालों से हिंदी साहित्य में प्रतिमानीकरण का काम किया जा रहा है। और वो प्रतिमानीकरण साहित्यिक तरीके का प्रतिमानीकरण नहीं है, वो प्रतिमानीकरण एक राजनैतिक किस्म का प्रतिमानीकरण है, और जिसका शिकार हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंड और विभिन्न कवि और विभिन्न ये हुए हैं। प्रगतिशील आलोचना की जो संरचना है, प्रगतिशील आलोचना का जो मन है, वह मन अगर आप ध्यान से देखें की है, वो कहीं ना कहीं पश्चिम की है। और वो पश्चिम की जो वैचारिकी है वह सिर्फ मार्क्सवाद की नहीं है। मार्क्सवाद तो बेसिस है, उसका एक आधार है उसका एक, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ढेर सारी जो पश्चिमी राजनीतिक और साहित्यिक जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनका एक ब्लेंड है। और साहित्यिक, खासकर हिंदी साहित्यिक, जब वो अपने आप को जब इम्प्लीमेंट करती है, कहते हैं ना इसको साहित्यायन करती है आपको, तो उसका उद्देश्य साहित्य को साहित्य तक ले जाना नहीं होता, बल्कि साहित्य राजनीतिकरण करना होता है। ये प्रगतिशील का जो ये तत्व है, ये कोई आपसी उसकी अपनी केवल मार्क्सवाद की ही बनावट नहीं है, बल्कि इसमें उपनिवेशवाद का भी जहर घुला हुआ है। और उपनिवेशवाद का जहर कुछ यूं घुला हुआ है कि अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने भारतवर्ष को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुकूल बनाने के लिए जो संरचनाएं रची, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो मिलिट्रली हो, वो सारी संरचनाएं प्रगतिशील आलोचना या उसकी बैकिंग करते हुए वामपंथी विचार है, दर्शन ग्रहण कर लिया उसने सारा का सारा। रामचरितमानस के ही प्रसंग में अगर हम देखें तो इसकी सुव्यवस्थित व्याख्या ग्रियर्सन शुरू करता है। ग्रियर्सन पूरे भक्तिकाल को और भक्तिकाल के केंद्र में रखते हुए तुलसीदास को जिस तरह से उसने व्याख्यायित किया है, उसको सुन करके या उसको पढ़ करके आप लाजवाब हो जाएंगे। वो कहता है कि ये एक किस्म का जो है एक क्रिश्चियन, एक बाइबलिक जो है बैकग्राउंड रहा है। सब बाइबल की लाइट रही है, जो उदय है वो लाइट ऑफ बाइबल था हिंदुस्तान में। वो तुलसीदास को, खासकर तुलसीदास के राम से संबंधित जो वात्सल्य और करुणा का भाव रहता है, उसमें भी वो जीसस क्राइस्ट की छवि को ढूंढता है। लेकिन ये सब व्याख्याएं ग्रियर्सन की मानी जा सकती हैं कि एक साहित्यिक विचार है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसने जो रामचरितमानस को लेकर एक अलग किस्म की जो एक बात कही थी, और जो टैगोर की, जिसके आगे चर्चा करूंगा, कि टैगोर के सीने में भी जो गड़ी थी, उसने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये जो
रामचरितमानस है, इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसकी कोई लिटरेरी वैल्यू नहीं है। अब ध्यान दीजिए कैसे ग्रियर्सन की ये सारी बातें आगे चल करके प्रगतिशील आलोचकों में आती हैं, प्रगतिशील आलोचकों की टीम में आती है। और इतना ही नहीं, ये बातें प्रगतिशील आलोचकों में तो आती हैं, लेकिन ये औपनिवेशिक संस्कार इतना मारक है, इतना जटिल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में भी आती है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ग्रियर्सन ने स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कह करके या रिलीजियस कह करके इस ग्रंथ की जो चेतना थी उसको फाड़ दिया। ये इस तरह का ब्रेकअप उन्होंने सिर्फ साहित्य की किताबों के साथ नहीं किया, इस तरह के ब्रेकअप उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में किया, उन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच में किया, उन्होंने हिंदुस्तान ईस्ट और वेस्ट में किया। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम प्रगतिशील आलोचना के पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। ग्रियर्सन के बाद विल्सन या तमाम लगायत जितने भी ब्रिटिश जो हमारे साहित्य को देख रहे थे, वे इसी तरह की बातें करते हैं, विशेषकर रामचरितमानस को लेकर के, ताकि आपकी जो अपनी संस्कृति है, साहित्यिक संस्कृति है, उसका भी स्मृति लोप हो। स्मृति लोप ना हो तो स्मृति भ्रंश हो जाए। और औपनिवेशिक मानसिकता का या औपनिवेशिक इस चिंतन का असर इतना गहरा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनको तुलसीदास बहुत प्रिय थे, जिनको रामचरितमानस अत्यंत प्रिय ग्रंथ था, वे तक का जो चित्रकूट मिलन है अयोध्या कांड के प्रसंग में, वे आध्यात्मिक एक उत्सव कहते हैं। ये वही शुक्ल जी जिन्होंने विद्यापति के संदर्भ में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और अध्यात्म का विन्यास है वो साहित्य का विन्यास नहीं हो सकता है। ये बंटवारा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं साहित्य को इस तरह से नहीं देखता, लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं भाई भाई के परम प्रेम का जो क्षण है, जो अत्यंत सांसारिक है, ये ग्रियर्सन, शुक्ल जी का भाव ये नहीं हो सकता, बोल ग्रियर्सन रहा है। शुक्ल जी ने ये प्रभाव इतना गहरा था कि शुक्ल जी ने जो साहित्य के प्रतिमान है अपने, ये अलग बात है कि शुक्ल जी के समय साहित्य के प्रतिमान उस तरह से बने नहीं हुए थे और बहुत सारे प्रतिमानों को शुक्ल जी को खुद बनाना था। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो रामचरितमानस की आलोचना करते समय शुक्ल जी के सारे प्रतिमान भगवत गीता या योगशास्त्र से आ जाते थे। साधनावस्था, सिद्धावस्था, लोक मंगल, ये साहित्य के प्रतिमान नहीं थे। हो अध्यात्म की शब्दावली, धर्म की शब्दावली अलग है। बहुत पहले भामह ने एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिया था कि भाई ये साहित्य का शब्द है, ये शास्त्र का शब्द है, ये साहित्य का अर्थ है, ये शास्त्र का अर्थ है, ये पांचवा वेद है। लेकिन ये घालमेल किया गया औपनिवेशिक दास्ता के प्रभाव में या औपनिवेशिक चिंतन के प्रभाव में। शुक्ल जी की व्याख्याएं रामचरितमानस को लेकर मनसा बिल्कुल सही थी कि इस ग्रंथ को पुनर्स्थापित किया जाए,
यह ग्रंथ हमारा जातीय ग्रंथ है, इस ग्रंथ हमारे मन में है। लेकिन शुक्ल जी की जो पद्धति थी, जो उनका बौद्धिक जो उनका जो क्रियान्वयन था इस चीज का, उस पे ये औपनिवेशिक चिंतन कहीं ना कहीं आता है। और इस औपनिवेशिक चिंतन का इस लगायत जो ग्रियर्सन से लेकर के और ये हिंदी में खासकर शुक्ल जी आते हैं, इसका परिणाम ये होता है आलोचना या प्रगतिवादी आलोचना या वामपंथी जो प्रभाव से आई हुई आलोचना है, वो जैसे ही हिंदी में आती है तो उसके सामने एक राजनीतिक लक्ष्य बहुत साफ था, उसके सामने सामाजिक लक्ष्य, क्योंकि राजनीति या सत्ता प्राप्त करने की जो राजनीति थी, उसके वामपंथी फ्लेवर के सामने, वामपंथी दृष्टि के सामने, वामपंथी पार्टियों के सामने एक बहुत क्लियर थी, एक सेक्युलर पॉलिटिक्स बनी हुई थी। वही सेक्युलर पॉलिटिक्स जिसके बल पे कांग्रेस रूल कर रही थी, वही सेक्युलर पॉलिटिक्स जिसे अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की, जिनमें उनके अपने हित थे, लेकिन जो बाद जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं एक योगदान दिया, वो सेक्युलर पॉलिटिक्स आजादी के बाद एक ऐसी अनिवार्यता बना दी गई कि उसके बिना पर अगर एक भिन्न समाज, जिसे साफ साफ कहें अगर तो हिंदू समाज, उसकी स्मृति जाती है तो जाए, उसके अतीत के जेनोसाइड्स साफ हो तो साफ हो जाए, उसके राम काल्पनिक हो जाए तो हो जाए, उसका इतिहास मिट जाए तो मिट जाए, क्योंकि उसके सामने यथार्थ सिर्फ और सिर्फ एक सेक्युलर निरपेक्ष किस्म का बनावट, एक कंस्ट्रक्टेड जो मामला था, उसे लेके चल रहा था। और इसी का शिकार इन्होंने रामचरितमानस को बनाया। और बात को चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, दिस इज नॉट ए लिटरेरी टेक्स्ट। ये फाइनल वर्डिक्ट है प्रगतिशील आलोचना की। क्या यह बात सच है? क्या सचमुच रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं? आपको ध्यान होगा कि बहुत दिन नहीं हुए, बहुत साल नहीं हुए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे राम हिंदू फैनेटिक कहा गया। ये एक तरह के हिंदू साम्राज्यवाद या धार्मिक साम्राज्यवाद को बढ़ाने वाले ग्रंथ हैं, इनको सिलेबस से निकाल देना चाहिए। प्लानिंग इसकी शुरू से रची जा रही थी। ढूंढ ढूंढ कर रामचरितमानस के सिर्फ ऐसे ही अंशों को हिंदी विभाग के पाठ्यक्रमों में लगाया जाता था जिससे कि उसकी आलोचना की जा सके, जिससे कि रामचरितमानस और तुलसीदास को जूते मारे जा सके। एक बड़ी ही कारुणिक कहानी, दर्दनाक कहानी। मुझे अभी भी याद है कि जेएनयू में हमारे गुरु, मैं उनको प्रणाम करता हूं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी पढ़ाते थे तुलसी। वो ढूंढ ढूंढ करके ऐसी चौपाइयां निकाली जाती थी। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसी चौपाइयां हैं नहीं रामचरितमानस में। ऐसे कई सारे अंतर विरोध कबीर के यहां भी हैं, उनकी चर्चा नहीं होती थी क्योंकि एक सेक्युलर पॉलिटिक्स के वो दायरे में आते थे। रामचरितमानस
साहित्यिक ग्रंथ क्यों नहीं है, जबकि वो चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। बड़ी ही लाजवाब कर देने वाली स्थिति आपको मिलेगी अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे। होता क्या है, ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं, मैंने बता दिया तो मान गए, अच्छा जी ये है, दलित विरोध है, अच्छा स्त्री विरोध है, अच्छा सामंती फ्लेवर है, किताब है, आध्यात्मिक किताब। मैं आपको उसकी साहित्यिकता के, परम साहित्यिकता के, मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो वैसी साहित्यिकता, इसको फुल ऑफ लिटरेचर कहते हैं, मुझे और किसी दूसरे ग्रंथ में, उपन्यास में, कहानी में नहीं मिली। जहां पे राइटर या लेखक या कवि इतना न्यून है, इतना शून्य है कि उसका अपना मन ढूंढना है। अगर तुलसीदास का रामचरितमानस में बहुत गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए आपको। आजकल की किताबों को पढ़ के आप आराम से बता सकते हैं कि ये वो है, लेकिन दुष्प्रचार इतना है तुलसीदास। तो आप बिल्कुल टेक्स्ट पढ़ें रामचरितमानस का, और मैं उसकी साहित्यिकता के कुछ सबूत देता हूं। तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत साफ साफ कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा और रामायण सुतकोटि अपारा। राम ने कई तरीके से अवतार लिया है। रामायण है, ये सैकड़ों है, करोड़ों है। सो सब हेतु, यानी कि जिस इस कथा को शिव ने कभी पार्वती को सुनाया, इस कथा को याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया। मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं तो किस लिए सुना रहा हूं, किस रूप में सुना रहा हूं। सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। ये मैं गा करके छंदबद्ध आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अगली बात, अगली अर्धाली, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। ये जो कथा का प्रबंध है, ये जो फिक्शन है, ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं बड़े विचित्र तरीके से बना रहा हूं। आप लोग उपन्यास पढ़ते होंगे, आप लोग फिल्में देखते होंगे, पर्दे पे पहली चीज कौन सी आती है? यह घटना काल्पनिक है। किसी जीवित या मृत से यदि इसका मिलाप हो जाता है तो ये संयोग है, इट्स कोइंसिडेंटल। यही तो कह रहे हैं तुलसीदास। आप कह रहे हो कि धार्मिक है, बहुत ही कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही सामंती एक समाज की स्थापना के लिए लिखी गई चीज है। तो दुनिया का हर साहित्य और साहित्य पे आधारित जो फिल्में हैं वो ये टैगलाइन तो लगाती हैं कि दिस जो ये घटना है फिल्म की, ये टोटली इट्स प्योर इमेजिनेशन। वही तो तुलसीदास कह रहे हैं, सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। विचित्र तरीके से बना रहा हूं, मान लो इमेजिनेशन। पढ़ो, कुछ मिलता है तो ले लो, नहीं तो
छोड़ दो। लेकिन एक ग्रंथ को लेके इतनी पॉलिटिक्स क्यों हुई? क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई लिटरेरी साहित्यिक लक्ष्य नहीं थे, इसके पीछे एक राजनीतिक लक्ष्य था। क्योंकि इस ग्रंथ की ताकत इतनी थी, इस ग्रंथ का फैलाव इतना था कि अगर ये ग्रंथ, ये कविता कार्य करती रहती तो इनके राजनीतिक हित, इनके राजनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते थे। अक्सर हम बात करते हैं ना कि कविता की भूमिका क्या होती है, कविता के लक्ष्य क्या होते हैं, दिखाई देगा। धीरे धीरे लोक मन में रच बस करके यह कविता, इसे अगर रामलीला शर्मा की बात भाषा में कहें तो हिंदी जाति समाज के बीच में, और पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो हिंदू समाज के बीच में जिस तरह से असर कर रही थी, जिस तरह से जोड़ के रखी थी, जिस तरह से बांध के रखी थी, इस पूरे के पूरे किले को, गुलदस्ते को तोड़ना था। जब तोड़ना था तो उसे दलित विरोधी, स्त्री विरोधी, सामंती, रिलीजियस कहना था, क्योंकि वो उसमें है। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, उसका शिल्प धार्मिक है, उसका शिल्प साहित्यिक, उसका शिल्प जो है वो आध्यात्मिक भी है। दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें शिल्प के इतने स्तर हो। समाज की जितनी स्तरीयता है, इस साहित्य, इस ग्रंथ की भी उतनी ही शैल्पिक स्तरीयता है। स्त्री विरोध बताते हैं, मुझे हंसी आती है कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ, कोई पूछे इनसे कि आजकल भी आप लोग संग्रह लिखते हो, किताबें लिखते हो तो किसी को समर्पित करते हो ना? ये ग्रंथ किसको समर्पित है? भगवती सीता को, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भनित ताहि चरण में धरऊं। भगवती सीता को समर्पित ग्रंथ है। और आप एक दो चौपाइयों के आधार पे, जो उसमें प्रसंगानुकूल, अपने युग के, अपने समाज के प्रसंगानुकूल आई, आप कहते हैं प्रगतिशील आलोचना ने चीख चीख के ही कहा है, कहती रहती कि ये तो जो है स्त्री विरोध है इसमें, जबकि ग्रंथ समर्पित मां सीता को। दलित विरोध का मुलम्मा। ये किताब, जो कि मुझे तो पर्सनली याद है कि मैं जब अपने गांव के मंदिर में, जब इसका हरनिश पाठ होता था 24 घंटे का, मुझे नहीं पता है कि केवल उच्च वर्ग के लोग ही, उच्च वर्ण के लोग ही बगल में बैठते थे। मुझे अभी भी अपना दोस्त विजयमल याद है, जो कि हारमोनिया बजाता था मेरे साथ, दलित था, मंदिर में बैठ के और प्रेम से गाता था, वो यही सुनिए राम रचि राखा को तर्क बढ़ा हुई। दलित विरोध, दलित विरोध का जब इस कविता पे आरोप लगता है तो बड़ा दर्द होता है। वो दर्द इसलिए कि पूरी रामचरितमानस की कथा कई स्तरों पे चलती है।
जिसके प्रधान स्तर शिव पार्वती को ये कथा सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज को ये कथा सुनाते हैं और कागभुशुंडी गरुड़ को ये कथा सुनाते हैं। बाकी कथा तुलसीदास की लिखी हुई पाठकों के सामने रहती है। अब इसमें जो मूल बात है वो ये है कि शिव, याज्ञवल्क्य और कागभुशुंडी, इन तीनों की जो ये कथा जो संचरण करती है वो सब अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन शिव की बात पे करते हैं, याज्ञवल्क्य की बात पे भारद्वाज प्रश्नाकुल है, लेकिन कागभुशुंडी एक ऐसे ऋषि हैं, चरित्र हैं, जहां पे पहुंच करके संशय राम कथा को लेकर के खत्म हो जाता है। अभी संशय क्या है कि राम और लक्ष्मण जब घायल होते हैं मेघनाथ के, जब वो नागदंड में आते हैं, नागपाश में, तो गरुड़ उनको छुड़ाने जाते हैं। अब गरुड़ छुड़ा करके जब लौटते हैं तो उनके मन में मोह होता है कि इतने बड़े भगवान राम और ये जो है नागपाश में बंधे हुए, शिव के पास जाते हैं। तो शिव ने जो बात कही गरुड़ से कि ये जो तुम्हारा राम को लेकर के संशय है, इसको सिर्फ एक ही संत या महात्मा दूर कर सकता है, और वो है कागभुशुंडी। कागभुशुंडी के पास जाओ, वो तुम्हारा शक दूर करेगा, ये मोह दूर करेगा। कागभुशुंडी इस पूरी राम कथा के सही समझ और उसके सही तरह से अर्थायन करने वाले एक आचार्य हैं, और राम कथा के मूल प्रवक्ता हैं, सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता हैं, कि जहां भगवान शंकर भी राम कथा की समझ से दूर होते हैं तो वे कागभुशुंडी का हवाला देते हैं। इस कागभुशुंडी प्रकरण को समझने की जरूरत है कि रामचरितमानस को लेकर के जो दलित चेतना या दलित विमर्श जिस तरह का सलूक करती है, मैं ये बात उसके लिए कह रहा हूं कि तुलसीदास इस ग्रंथ की पोजीशनिंग कहां कर रहे हैं। इतनी बड़ी राम कथा की पोजीशनिंग वो कहां कर रहे हैं। कागभुशुंडी रामचरितमानस में कौन है? वे कागभुशुंडी जो रामराज्य की संकल्पना दे रहे हैं उत्तरकांड में, या यूं कहिए कि जिनके मुख से तुलसीदास भविष्य के समाज को, भविष्य की संस्कृति को देख रहे हैं, जो उनकी उम्मीद है, आशा है, वे कागभुशुंडी। कलिकाल वर्णन भी कागभुशुंडी के मुख से आया है, और उत्तरकांड का जो भक्ति विवेचन है कि ये भक्ति, इसका रूप किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से इसकी सामाजिक भूमिका है, नारद के भक्ति सूत्र और शांडिल्य के भक्ति सूत्र, इससे भी आगे जाकर के भक्ति की तुलसीदास के उनके समय में
क्या भूमिका हो और उसके बाद भक्ति का किस तरह से विस्तार हो, इस भक्ति के सौंदर्य शास्त्र की, इस भक्ति के ज्ञान में मीमांसा की रचना कागभूषुंडी करते हैं। और ये कागभूषुंडी शूद्र है। तेहि अवसर कौशलपुर जाई और जनमत भयउ शूद्र तन पाई। उनका एक जात्यांतर का चक्र है, ब्राह्मण और शूद्र का। लेकिन तुलसी जब कथा सुना रहे हैं, उस काल में शूद्र है और इसी आज जिसको हम संवैधानिक तरीके से दलित कहते हैं, यही कागभूषुंडी रामचरितमानस, राम की कथा के सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता है। यही भक्ति के, समाज के, रामराज्य के संकल्पक हैं। तुलसीदास इन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कोई याज्ञवल्क्य नहीं है वहां। इस बात पे विचार करना होगा, इस बात पे विचार करना होगा कि क्यों कागभूषुंडी का प्रकरण पाठ्यक्रमों से बाहर है। क्यों एक दो चौपाई के आधार पे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, रामचरितमानस की ये इतनी बड़ी थीसिस जो भविष्यक भारत के थे, उसको छुपाया गया और छुपाया जा रहा है। कागभूषुंडी का ग्रंथ है ये समन्वित जो भारतीय, जो भविष्य की भारतीय जो संकल्पना है तुलसीदास की, जो बाद में विवेकानंद के मुख से फूटती है दरिद्र नारायण के रूप में। तुलसीदास के यहां वही गरीब निवाज है, मेरे राम गरीब निवाजे। ये वही प्रगतिशील, मुझे हंसी आती है, ये वही प्रगतिशील संकल्पना थी। लेकिन प्रगतिशील आलोचना ने, तथा कथित प्रगतिशील आलोचना ने क्या सलूक किया इसके साथ? साहित्यिक किताब नहीं है, ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं रामचरितमानस में, जो इन प्रगतिशील आलोचकों की आंख में उंगली डाल करके दिखाने की जरूरत है। भाई क्या रहे हो आप? कभी आपको बताया गया? रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ या कोई भी परम वैचारिक ग्रंथ जो होता है, वो किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट की उपज होता है। हर समय में, इतिहास के हर समय में कुछ डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तक्षशिला नालंदा थे, आज ऑक्सफोर्ड है, जेएनयू है, बीएचयू है। इन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश कभी नहीं की। रामचरितमानस में बहुत
क्लियर कट दो स्कूल ऑफ थॉट प्रत्यक्ष हैं, प्रयाग और काशी। प्रयाग स्कूल ऑफ थॉट एंड काशी स्कूल ऑफ थॉट उनके समय था। इसी को दूसरी भाषा में वैष्णव और शैव का बंटवारा करके देखते हैं। लेकिन मैं इतने 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 जो है सांप्रदायिक रूप से मैं बात नहीं रखूंगा अपनी। स्कूल ऑफ थॉट्स थे। प्रयाग में पनप रहा जो वैष्णविज्म था, वो अपने समय का एक प्रोग्रेसिव, जो ये कहते हैं, अपने समय का एक प्रोग्रेसिव थॉट था। और सैविज्म में कुरीतियां आ गई थी। और इस ग्रंथ की साहित्यिक गहराई देखिए कि कितने अदब से कथा के भीतर जाकर के सैविज्म की कुरीतियों और वैष्णविज्म के प्रोग्रेसिवनेस को वो समन्वित कर देता है। ये जो प्रगतिशील आलोचना थी, ये तो काटती है ना कि ये दलित अलग हो जाएं, स्त्री अलग हो जाए, साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग हो जाए। ये तो बंटवारा राजनीति। साहित्य ये काम नहीं करता। साहित्य बुराइयों को छांटेगा और समन्वित कर देगा। भाई अच्छाइयां एक जगह आ जाए। कितने तरीके से रामचरितमानस में संवेदनात्मक रूप से सैविज्म को माइंड किया जाता है। परशुराम का प्रसंग है। अंततः वो राम और उसके पीछे की जो प्रगतिशील चेतना है, प्रयाग कंसेप्ट ऑफ थॉट की, सरेंडर मोड में आ जाते हैं। शिव बारात का दृश्य जिसमें पार्वती की मां कहती है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, तू भी कर ले, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको। तो एक स्कूल ऑफ थॉट का प्रसंग है रामचरितमानस में, और आपको इसको इस रूप में देखना पड़ेगा। और इस रूप में रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि रामचरितमानस पे एक ऑर्थोडॉक्स रिसर्च सिस्टम तय है। कुछ लोग इसकी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग इसकी निंदा के लिए रिसर्च करेंगे। जो प्रशंसा करेंगे वो न जाने क्यों करेंगे, और जो निंदा करेंगे वो न जाने क्यों करेंगे। लेकिन इस ग्रंथ की सही तरीके से मूल्यांकन हो, ये स्थिति शुक्ल जी के बाद और थोड़ा बहुत जो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी और बनारस के कुछ लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं हुई। इतना ज़्यादा प्रगतिशील आलोचना ने ढक लिया पूरे के पूरे मेयार को रामचरितमानस को, कि वो चीज जो है लोगों को शर्म आती है। रामचरितमानस पे अब बात करने में अब लोगों को शर्म आने लगी है। अरे क्या है उसमें, सब वही ढोल गमार तो पड़ा हुआ है। तो सबरी प्रसंग किसी को नहीं याद आता, निषाद राज प्रसंग किसी को नहीं याद आता। राम तुलसी के राम अयोध्या के राम नहीं है। तुलसी के राम उस अयोध्या के राम है जहां विभीषण बैठा है, जहां सुग्रीव बैठा है, जहां निषाद राज बैठा है,
वानरी, आसुरी और आदिवासी, इन तीनों का समन्वित रूप अयोध्या, ये राम है। ये राम बैठे हुए हैं वहां पे। तो साहित्यिकता रामचरितमानस की इतनी गहरी है कि उस कथा शिल्प के तर्ज पर आज भी विश्व की कोई कविता लिखी नहीं जा सकी है। ऐसी कोई कविता मेरी निगाह में नहीं है जिसको कथावाचक भी सुनाता है, जिसको साहित्य का मर्मर आलोचक भी सुनाता है, जिसको एक कवि एक उपजीव्य कथा के रूप में भी लेता है और कोशिश करता है कि रामचरितमानस के शिल्प को छू सके। एक ऐसी ही कोशिश आपको याद होगा निराला ने राम की शक्ति पूजा में की थी। और निराला की राम की शक्ति पूजा में को इन प्रगतिशील आलोचना ने एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ माना है। आधुनिक अर्थवान एक विश्लेषण या एक संवेदना अभिव्यक्त की है निराला ने, ऐसा माना गया है। वो कहते हैं कि निराला के राम ज्यादा मनुष्य लगते हैं। लेकिन निराला के सामने जो निराला के राम के सामने जो खड़ा रावण है, उस वो रावण जिस गोदी में बैठा हुआ है, दुर्गा, भीमा दुर्गा की गोदी में, वो माइथोलॉजिकल है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन तुलसीदास के राम जब रावण से लड़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी माइथोलॉजी आती है कि रावण के हृदय में अमृत है, इसलिए वो मर नहीं रहा है। लेकिन लंका कांड का मैं दावे के साथ कहता हूं कि लंका कांड का राम रावण युद्ध प्रसंग आप पढ़ें तो ये निराला के राम की शक्ति पूजा से ज्यादा सांसारिक, ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा साहित्यिक है। जहां रावण बिल्कुल अकेला लड़ रहा है और राम के साथ पूरी सेना है। मैं सिर्फ संकेत करके इस प्रसंग को जो है, क्योंकि ये कई तरीके से मैंने इस बात को रखी कि वहां का जो रावण है, लंका कांड का जो रावण है, और उससे लड़ते जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उस लड़ाई का अगर दृश्य आप देख लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामचरितमानस के बारे में आपकी दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि वहां पे कवि की संवेदना, तुलसीदास की संवेदना, लाख वो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये उनके आदर्श हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके आदर्श हैं, होने भी चाहिए। लेकिन युद्ध का वह प्रसंग जहां पे रावण अकेला है और राम के साथ बड़े बड़े सेनानी हैं, उस युद्ध का प्रसंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कवि की सहानुभूति बनाम कवि का आदर्श, इस प्रश्न को नए तरीके से डील करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं संकेत और इशारा कर रहा हूं कि जहां मरता हुआ रावण चिल्ला रहा है,
करजत मरव गरजेव मरत घोर रव भारी, और कहाँ राम रण हतों पचारी। गरजता हुआ रावण धरती पर गिर रहा है और चिल्ला रहा है, बुलाओ राम को, उसने धोखे से मारा है मुझे। ये साहित्यिक ग्रंथ है। यह अलग बात है कि रावण की इन लाख उदात्तताओं के बीच तुलसीदास की, बल्कि तुलसीदास भी नहीं कहना चाहिए, तुलसीदास के साथ साथ जो ये पूरा जो श्रोता और वक्ता समाज है, इसका समर्पण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि भविष्य वही है। रावण किसी समाज का भविष्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी, या कोई भी इस तरह का नायक एक खास तरीके के घटना चक्र दृश्य में है तो वो किस तरह का एक्ट करता है, कर्म करता है, इस पे भी तुलसी की निगाह है। और वो उसका साहित्यिक तरीके से लिखते हैं, उसको शब्दों में निरूपित करते हैं। तो मित्रों, केवल रामचरितमानस ही नहीं, ऐसे तमाम प्रसंग हैं जिनकी चर्चा मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे भारतीय भाषा केंद्र के इस मंच से कहना यह है कि गुरुओं ने, ये बहुत बड़ी ताकत जेएनयू की थी कि गुरुओं ने प्रश्न पूछना सिखाया। प्रश्न पूछो, when, what, how, why। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक मन में जो संस्कार था वो वहां के गुरुओं ने थे। तो मैं ये प्रश्न जो है ये रख रहा हूं कि प्रगतिशील आलोचना ने क्या तुलसीदास के साथ न्याय किया? प्रगतिशील आलोचना ने क्या जयशंकर प्रसाद के साथ न्याय किया? प्रगतिशील आलोचना ने क्या अज्ञेय के साथ न्याय किया? जबकि मुझे लगता है कि प्रगतिशील आलोचना ने सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदी साहित्य को एक राजनीतिक चिंतन के पीछे चलने वाली एक अनुचरी की तरह, एक दासी की तरह तब्दील कर दिया है। जिसका कारण है कि कविता सुनने वाला हमारा समाज खत्म हो चुका है, आलोचना पढ़ने वाला हमारा छात्र खत्म होता जा रहा है। कि कविता की इतनी जगहें छूटी हुई कि कुमार विश्वास और इस जैसे लोग उस जगहों की भरपाई कर रहे हैं। प्रगतिशील आलोचना ये टर्म, जो आलोचना है उसको समन्वित रूप से उसको मैं ध्वनित करने के लिए कह रहा हूं। इसमें जनवादी आलोचना ही और ऐसे तमाम आलोचनाएं हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहती हैं। मैं उन सबको लपेट करके अपनी बात ये कह रहा हूं कि प्रगतिशील आलोचना को आत्मविश्लेषण करने की अब जरूरत है, आत्मचिंतन करने की अब जरूरत है। और हिंदी साहित्य और हिंदी कविता की जो मूल सनातन धारा है, जिसको सायास रोका गया राजनीतिक आग्रहों के कारण, उसको फिर से उन धाराओं के मूल्यांकन और उनके पुनः प्रवाह की आवश्यकता है। हिंदी आलोचना, हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का भविष्य इस बात पर निर्भर है। मुझे यह अवसर मिला एक बार फिर से, जो लोग भी
जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। हिंदी आलोचना के अंतर्विरोध, इस पे मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। दरअसल थोड़ा सा संकोच इस बात को लेकर के है कि जो मेरी मेंटल थीसिस है आलोचना को लेकर के, वो थोड़ी सी एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रही है। ऐसे में इस एक हिंदी आलोचना पर कोई एक प्रकाश डालना, विशेषकर उसके अंतर्विरोध को प्रकाश डालना, अंतर्विरोध पर प्रकाश डालना, ये थोड़ा सा बहुत एक कम समय मिला। इसलिए हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें धारणाएं जो है तो मेरी थोड़ी आपको लेस रिसर्च्ड लगे, या कहें कि अपरिपक्व सी लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनको साक्ष्यों और बाकायदा एक जो रॉ मटेरियल्स जिसको कहते हैं हम शोध की भाषा में, उनसे प्रतिपुष्ट कर सकूं। तो हिंदी आलोचना के अंतर्विरोध जब हम ये कहते हैं, इस युग्म का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हिंदी की जो तस्वीर है मेरे मन में, उसकी जो इमेज है वो इस रूप में है कि यह विश्व की सर्वाधिक लोकतांत्रिक भाषा के रूप में मैं इसे ग्रहण करता हूँ। आलोचना अंग्रेजी में जो क्रिटिसिज्म है, वो साहित्य का या किसी रचना का जो एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य बोध है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अंतर्विरोध जो शब्द है वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी के जो टर्म है जो कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन का एक तरह से भावानुवाद आप कह लें, जिस अंतर्विरोध पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि कंट्राडिक्शंस से वो कहीं ज़्यादा उसकी व्यंजना है, उसकी ध्वनि कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना अप टू अ मार्क, हम लोग अगर बातचीत एक इस पे कर पाएँ तो ये कोशिश कर पाऊँ मैं, तो शायद वो ज़्यादा कारगर होगा। कंट्रडिक्शन का भावानुवाद अंतर्विरोध ही होगा, या अंतर्विरोध सा होता लगता है। ये जो दिक्कत है, मुझे लगता है यही दिक्कत हिंदी आलोचना की दिक्कत है। अब तक की जो हिंदी आलोचना, खासकर जो आधुनिक समय की जो हिंदी आलोचना है, इसको थोड़ा गहराई में आप समझने की कोशिश करिएगा कि जिस तरह से हिंदी की हमारी आलोचना औपनिवेशिक दास्ता जो रही है, ब्रिटिश दास्ता जो रही है, उसके साये में पली बढ़ी, या कहीं ना कहीं उससे काउंटर किया, संघर्ष किया, लेकिन अंततः हमारा आलोचक अंग्रेजी साहित्य से, पश्चिमी साहित्य शास्त्र से, पश्चिमी साहित्यिक सौंदर्य बोध से इस कदर आक्रांत रहा कि अगर आप ध्यान से देखें तो यह भावानुवाद हिंदी आलोचना के अधिकांश महत्वपूर्ण किताबों में फैला हुआ है, और यहीं से उस कंट्रडिक्शन का जन्म होता है, या अंतर्विरोध जो हूबहू एक शब्द है का जन्म होता है, जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। मैं बहुत विस्तार से इन चीज़ों के बारे में कह पाऊँ या रख पाऊँ, यह फ़िलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ फ्लैशेस हैं, कुछ मेरे मन के भीतर वो
कंट्राडिक्शंस के वायरस जो 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 डाले गए हैं आलोचना पढ़ते हुए, और उसके कारण जो मेरे मेरे मन का रिएक्शन है, वो अगर मैं आपके सामने रख सकूं तो शायद अपने आप को सफल अनुभव करूंगा। मैंने कहा कि ये एक बहुत ही घातक समस्या है ये इस भावानुवाद को पढ़ने की, और पढ़ने के बाद उसे समझने की, और समझने के बाद उसका निराकरण करने की। और इसके लिए बहुत गहराई से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संस्कार इस कदर ढल गया है इस आलोचना को पढ़ते पढ़ते कि हम लगभग भूल गए हैं कि हमारी हिंदी आलोचना की जो अपनी परंपरा है, जो 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 अपनी रेखा है, स्मृति है, उस स्मृति से हम कोसों दूर आ गए। और ये इतनी मेरे लिए, विशेषकर मेरे लिए ये इतनी जो है ये दर्दनाक सी चीज़ है, एक बेचैन कर देने वाली चीज़ है कि कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि उसका निवारण या उसका निराकरण करे कैसे। मैं क्रमशः अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। भक्ति काल का उदय, भक्ति काल के उदय की जो आलोचनात्मक, ऐतिहासिक जो आलोचनात्मक एक व्याख्या है, वो किस प्रकार पहले तो तत्कालीन परिस्थितियों से काटी गई, और काटने के बाद उसे किस तरह से एक विचारधारात्मक तरीके से रिड्यूस किया गया। और वो रिड्यूस इसलिए किया गया ताकि तत्कालीन समाज की या एक खास तरीके के समाज की स्मृति को मिटाया जाए। और वो स्मृति इसलिए मिटाई जाए ताकि वर्तमान में जो राजनीतिक सत्ता की संरचना है उसको कायम रखा जा सके। ये एक बहुत ही खतरनाक अंतर्विरोध है जिससे मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग को याद होगा आचार्य शुक्ल ने ये कहा कि इस्लामी आक्रमण की जबरदस्त प्रतिक्रिया रही है भक्ति काल, या उसके उदय के पीछे जो इस्लामिक आक्रमण था, बर्बर इस्लामिक आक्रमण था। शुक्ल जी यहां तक कहते हैं कि उस आक्रमण के बाद अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भक्ति के रास्ते पर जाने के सिवा और रास्ता ही क्या। शुक्ल जी ये नहीं लिख रहे हैं कि सशस्त्र संघर्ष का रास्ता तो एक बचता है ना, लेकिन वो तक नहीं था, क्योंकि ये इतना बर्बर तरीके का एक आक्रमण था, इतना एक बर्बर एपिसोड था इतिहास का, कि उसके बाद योद्धा का युद्ध करने से मोह भंग हो जाए। आप कल्पना कीजिए जब अकबर कटे हुए सिरों की मीनारें बनाता था, 50,000, 1,00,000, और कितनी ऊंची मीनार हो कटे हुए सिरों की। ये हिंदू जिहाद था, हिंदुओं के खिलाफ एक जिहाद था ये। और शुक्ल जी उसी से परेशान होकर के कहते हैं कि भक्ति के अलावा रास्ता क्या। द्विवेदी जी इस बात को 4 आना में स्वीकार करते हैं
कहीं न कहीं द्विवेदी जी इस हिंदी आलोचना का जो अंतर्विरोध, जो वैचारिक जिस वैचारिकता के कारण, जिस विचारधारा के कारण ये अंतर्विरोध आता है, उसकी साइड में झुकते हैं। अपने समय के राजनैतिक विचारधारा के पीछे खड़े होने का प्रयास करते हैं, जो भी कारण हो। द्विवेदी जी इस बात को थोड़ा माइल्ड करते हैं। फिर भी द्विवेदी जी में इतना नैतिक साहस था कि वे 4 आने में ही इस बात को स्वीकार कर, लेकिन उसके बाद जो ये वामपंथी आलोचना का उसकी जो असली टीम आती, नामवर सिंह से लगायत जो एक पूरी की पूरी टीम जो कि एक साथ साहित्य और सत्ता के मंच पर खेल रही होती है, वो किस तरह से साहित्य की व्याख्याओं को, साहित्य के इतिहास की स्मृतियों को इस विचारधारा की तरफ और इस विचारधारा के घोड़े पर सवार राजनीति की तरफ, सत्ता की तरफ मोड़ती, इसका इतिहास बड़ा करुण है। और मित्रों, आप सहमत हो या न हो, लेकिन आप जरा सा ध्यान से अगर देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने। उसी छायावाद को नामवर सिंह ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जनजागरण की कविता कहा है। मैं सवाल करता हूं, किसके खिलाफ स्वतंत्रता? क्या किसी कवि ने अंग्रेजों का नाम लिया है? किसी भी कवि ने अंग्रेज का नाम लिया है क्या? भारतेंदु वगैरह ने दबे स्वरों में अगर थोड़ा बहुत कहा भी है, तो कोई अंग्रेज किसी की कविता में या कोई इस तरह का एक प्रबंध काव्य लिखा हुआ आपको दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी नामवर सिंह के लिए वो एक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जनजागरण की कविता है, क्योंकि वो उसमें से कुछ और तलाश रहे हैं। उसमें से एक वामपंथी फ्लेवर तलाश रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपकी गर्दन पे तलवार टंगी हो, अगर आपकी छाती पर बंदूक तनी हो, तो आप उस कातिल का नाम क्यों लेंगे? आपको लेने का साहस नहीं होगा। जीवन सबसे प्यारा होता है। आप अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी बात करेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस से अपनी बात करेंगे। लेकिन यही चीज भक्तिकालीन कविता को लेकर के आप नहीं कह सकते। ठीक यही चीज भक्तिकालीन कविता को लेकर के आप नहीं कह सकते। बहुत साफ साफ आचार्य कह रहा है, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु। आप नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपकी विचारधारा के सांचे में फिट नहीं बैठ रहा है, सामाजिक संस्कृति में फिट नहीं बैठ रहा। तो इसका आशय तो यही है कि आप अपने मन मुताबिक जहाँ आपको सुविधा मिली वहाँ आप उस तरह की व्याख्याएं करेंगे। जहाँ आपको सुविधा नहीं मिली आप उस तरह की व्याख्याएं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, और ये केवल भक्ति काल को लेकर के नहीं है, आदिकाल को लेकर के भी। मैंने कहा ना कि स्मृति मिटाने का ये खेल जबरदस्त है, लाजवाब बना देने वाला खेल। आदिकाल की
बुनियाद, आदिकाल के आधार रासो ग्रंथ है। रासो ग्रंथों में इस्लामी बर्बरता का कहीं कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं कहीं अप्रत्यक्ष आख्यान है, लेकिन वो अप्रमाणिक घोषित कर दिए जाते हैं। दे आर नॉट रियल, छेपक है। These all are imagination of भाट एंड चारण, कल्पनाएं, छेपक है। क्यों? क्योंकि उस महाराणा प्रताप के संघर्ष या चित्तौड़ के संघर्ष को वे नहीं देखना चाहते। वे सिर्फ अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के बनाए हुए सेकुलर भारत को देखना चाहते। ऐसा सेकुलर भारत जहां मंदिरों को ढहा करके मस्जिदें बनाई गई और आज भी खुदाई के दौरान वो पत्थर निकल रहे हैं। अभी अयोध्या में कुछ पत्थर निकले हैं और ये इनकी आंखें इतनी बंद हैं कि कह रहे हैं वो पत्थर नहीं है, वो तो हवा से बनी हुई आकृतियां हैं, तो पानी की रेखाएं हैं। ये चक्र नहीं, ये तो बुद्धिज्म से संबंधित है। तो बुद्धिज्म से संबंधित है तो ढहा के मस्जिद बननी उचित थी क्या? न केवल कविता बल्कि आपका अतीत और गड़ा हुआ अतीत अगर वर्तमान में खुदाई के दौरान बाहर आ रहा है तो वह भी छेपक है, वह भी इल्यूजन है, वह भी अनरियल है, अवास्तविक। और ये किस बिना पर है? ये इस बिना पर है कि एक विचारधारात्मक संरचना, इसी की बात करते हैं ना, वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, संस्कृति की जो है संरचनाएं दबी रहें, छुपी रहें, उभारा न जाए उनको। अब ये एक दृष्टि हो सकती है कि उभारा न जाए, तो उसको चलते रहने दिया जाए, वर्तमान में भी चलते रहने दिया जाए उसको। वो जो आतताई है, जो अत्याचारी है, उसके सामने गिड़गिड़ाते रहा जाए। अब नहीं तब वो संभलेगा, वो सुधरेगा, उसे होश आएगा। साहित्य को इस तरह से राजनैतिक विचारधाराओं में, सामाजिक विचारधाराओं में रिड्यूस नहीं करना चाहिए। वामपंथी तो हिंदी आलोचना का अंतर्विरोध है, वो वास्तव में वामपंथी आलोचना का अंतर्विरोध है। इस आलोचना दृष्टि ने हमारी हिंदी की स्मृति को इतना धुंधला कर दिया है,
वॉश आउट कर दिया है कि हम अपनी जड़ों से लगभग कटते जा रहे हैं या कट चुके हैं। हम आप अपने अगर साहित्यिक संस्कार देखें तो कहीं कालिदास, कहीं भवभूति, कहीं तुलसीदास या कहीं घनानंद के करीब पाते हैं। हमें समाजशास्त्र की घुट्टी पिला दी गई है, साहित्य के समाजशास्त्र। हमको रस सिद्धांत से तक से जो है दूर कर दिया है। उसको सामंती और ब्राह्मणिकल एक टेस्ट कह दिया गया है। याद करिए कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह का वो लेख, रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता। ये कविता क्या है कि बात का एक निबंध है। जिस रस की स्थापना कविता क्या में कर रहे हैं शुक्ल जी, उसको खारिज कर रहे हैं आचार्य सुनामधन्य नामवर सिंह जी। किस बिना पर? इस बिना पर कि इलियट और रिचर्ड्स को हम स्थापित कर सकें। अजीब एक ख्याल पैदा होता है मन में कि जिसमें स्यासूर भाषा विज्ञान में एक नए तरीके का भाषा चिंतन डेवलप कर रहा था, संस्कृत भाषा विज्ञान के आधार पर, संस्कृत के व्याकरणों के हिसाब से। जब शब्द की नित्यता और अनित्यता की वो थ्योरीज को देखने के लिए भर्तृहरि को पढ़ रहा था और पाणिनि को पढ़ रहा था। उसके आसपास के दौर के या थोड़ा बाद के दौर के डॉक्टर नामवर सिंह अपने रस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे थे। उसे साहित्यिक आलोचना का प्रतिमान मानने के खिलाफ एक नया सिद्धांत रच रहे थे और इस कविता को उसको साहित्य अकेडमी तक मिल जाती है। इलियट और रिचर्ड्स की अमेरिकन क्रिटिसिज्म को जो नई समीक्षा थी, उसके कुछ वैल्यूज के आधार पे पैराडॉक्स, आयरोनी, इत्यादि, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, उनकी बेसिस पे सिद्धांत गढ़ गए। परिणाम क्या हुआ? वो चीजें मान ली गई, सिलेबस में पढ़ाई जा रही, रस सिद्धांत ब्राह्मणिकल हो गया, केवल परिचय के लिए पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, इनको भी पढ़ लो, लेकिन असली ये मार्क्सवाद है, असली ये रिचर्ड्स हैं, असली ये इलियट हैं, ये तुम्हारे बाप हैं, इन्हें पढ़ो। भामह तो ओल्ड टेस्ट का है, ये सब तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के, सब स्त्री विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये तो यहां तक मानने से इनकार करते हैं कि गोदान में समस्या जो है वो गुलामी की समस्या है कि नहीं है, अंग्रेज है कि नहीं है वहां। वो कहेंगे नहीं है वहां तो ब्राह्मण है, माता दीन है, उसी से परेशान है। मित्र एक अजीब, सोचिएगा इस पे, जो भी लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, एक अजीब से भंवर में नहीं डाल दिया हिंदी आलोचना ने हमको और आपको कि जहां
अपनी मिट्टी से जो आई हुई रस और गंध है उसे हम भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं। एक अंतिम अंतर्विरोध जो मेरे सीने में बड़ा गड़ता है, चुभता है, उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तुलसीदास जैसा कवि गांव के हर मंदिर में सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, गाया जाता है। दलित भी गाता है और यहीं सोइए राम रचि राखा को परितर के पढ़ा हुआ शाखा। शक्ति देती है कविता, उम्मीद देती है कविता, आशा देती है कविता, ब्राह्मण को भी देती है। उस कवि के साथ और इस कविता के साथ इस वामपंथी आलोचना ने क्या किया है। मुझे याद है जेएनयू में जब मैं पढ़ता था तो मेरे गुरु प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर और तुलसी को पढ़ाते थे। मुझे आज भी नहीं भूलता कि वो ऐसा क्यों करते थे। गुरु हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ उससे। वो कबीर को वो तुलसी को पढ़ाते ही इसलिए थे ताकि कबीर को ऊंचा उठाया जा सके। तुलसीदास ऐसी चौपाइयां उन्होंने ढूंढ ली थी कि एक तरफ उनको रखते थे और उनके आधार पे कबीर के दोहे रख करके उन्हें ऊपर उठाते थे। तब ये सवाल नहीं पैदा होता था। लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ा तो बिल्कुल एक दूसरे निष्कर्ष पे पहुंचा मैं, और लिखा भी है। इन्होंने उस पूरे ग्रंथ को, रामचरितमानस जैसी पूरी कविता को ही इतनी इस तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, इस तरह से उसके ऊपर जो है इतने सारे इतना कूड़ा रख दिया है, वैचारिक कूड़ा रख दिया है कि उसको उठाने में वक्त लगेगा, साफ करने में वक्त लगेगा। ब्राह्मणवादी है, दलित विरोधी है, स्त्री विरोधी है, आध्यात्मिक है, फेनेटिक कविता है। मतलब जिस ग्रंथ को तुलसीदास एक स्त्री को ही समर्पित करते हैं, सीता को ही समर्पित करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी से प्रिय करुणा निधान की, ताके चरण मानस यह धरऊं, साफ साफ लिखा हुआ। लेकिन रावण के एक दो कथन के माध्यम से या कुछ माध्यम से स्त्री विरोधी कविता है। जिस कविता का प्रामाणिक प्रवक्ता खुद तुलसीदास के शब्दों में शिव से भी बड़ा, भगवान शंकर से भी बड़ा कागभूषुंडी है, ये शूद्र है। तेई अवसर कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र दत्तन पाई। शूद्र है। पूरे रामराज्य की अवधारणा वही शूद्र रखता है। वही कलिकाल वर्णन उसी के मुख से होता है। प्रामाणिक प्रवक्ता है। गरुड़ जब मोह के शिकार हुए तो वो शिव के पास गए। शिव ने कहा कि मैं नहीं बता सकता इस मोह का निवारण तुम्हारे, तुम कहाँ जाओ? कागभूषुंडी के पास जाओ। ऐसी कविता है रामचरितमानस। और इस तरह के शिल्प में, इस तरह के साहित्यिक शिल्प में दुनिया में अब तक कोई कविता नहीं लिखी गई है।
जहां धर्म भी एक शिल्प है, समाज शास्त्र भी एक शिल्प है, भक्ति भी एक शिल्प है, और साहित्य का अपना शिल्प तो है ही। मन के, दुनिया के, संसार के इतने सारे समान धर्मी और असमान धर्मी मूल्यों को एक साथ मिक्सअप करके अगर ऐसी बनी हुई कविता कहीं देखनी हो तो रामचरितमानस पढ़े। लेकिन ब्राह्मणिकल है, दलित विरोधी है, स्त्री विरोधी है, कविता ही नहीं है, साहित्य ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स लेके गए थे इसके खिलाफ, हटाओ इसको सिलेबस से। तो ये बड़े खतरनाक अंतर्विरोध है। ये ऐसे अंतर्विरोध हैं जो हमारे देसी जो साहित्यिक संस्कार हैं उनके विकास में बहुत ज़्यादा बाधक है। कविता जब से रस सिद्धांत को हटाया गया, अज्ञेय सहचर आप चला रहे हो गौरव, और अज्ञेय कहीं न कहीं रस छंद को सहजने वाले कवि थे। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी कि यही कविता तो यही है। लेकिन जिस चतुराई से डॉक्टर नामवर सिंह ने अज्ञेय के वृक्ष मुक्तिबोध को रखा और मुक्तिबोध के अंधेरे में जैसी कविता, मैं ये नहीं कहता कि वो कविता नहीं है, लेकिन जिस तरह की गद्य की विन्यास क्रमिकता में, एक रेखिकता में वो कविता लिखी गई है, उससे मैं ये नहीं कह रहा कविता का अर्थ कोई बहुत खराब है, लेकिन समन्वित रूप से जो कविता का एक आस्वाद जाता है वह बाधित है। उसमें वह रस निष्पत्ति की कविता नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अज्ञेय के खिलाफ मुक्तिबोध को विचारधारात्मक तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई है कि कविता का आस्वाद रस रहे या न रहे भाड़ में जाए, विचारधारात्मकता सुरक्षित रहनी चाहिए। क्योंकि पीछे पार्टी का अनुशासन काम कर रहा है दिमाग में, एक आलोचक के दिमाग में। तो ये और भी घातक चीज हुई आजादी के बाद, जब अंधेरे में पुनश्च में अज्ञेय के वृक्ष जो है मुक्तिबोध को जो है जगह दी गई, उससे ये एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी हिंदी कविता में। जब मुक्तिबोध कविता के केंद्र में आ गए और मुक्तिबोध जैसी कविताएं साहित्य की मुख्य धारा के केंद्र में आ गई और जनरेशंस जो है उसका अनुकरण करने लगी। मैं नहीं कहता कि वो कविताएं खराब है, कौन सुनता है, लेकिन कौन वाह वाह करता है? पाठक बढ़े हैं कि घटे हैं? हृदय सूख गए, ये सूखे हृदय किधर गए? कुमार विश्वास की तरफ गए, और आप रह गए सेमिनारों में कैद, एमए के विद्यार्थियों के बीच में। नहीं तो एक परंपरा थी ना हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की। आपने डाइवर्ट कर दिया। आप केवल विचारधारा की झुंझुना बजाते रह गए, कविता आपके हाथ से निकल गई, स्मृति आपके हाथ से निकल गई। पूरी की पूरी एक जनरेशन को जो है आपने उस भावधारा से काट दिया।
ऐसे तमाम स्याह पक्ष हैं जिन पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग। ये जो अंतर्विरोध हिंदी आलोचना के हैं, मैंने इनमें से कुछ की ही चर्चा की, और विशेषकर उनकी जो कहीं न कहीं जो हमारा सनातन साहित्यिक संस्कार है, उस सनातन साहित्यिक संस्कार में कुछ जोड़ती नहीं है ये आलोचना, बल्कि हमारे सनातन साहित्यिक संस्कार को काटती है, ब्रेक करती है। वो भले ही एक आधुनिक नाम से कहे कि आधुनिक भावबोध है, आधुनिक साहित्यिक संस्कार है, लेकिन उसमें साहित्यिक जैसा कुछ नहीं। वो एक विचारधारात्मक संस्कार डालने की चेष्टा है। तो हिंदी आलोचना का जो अंतर्विरोध है वो दरअसल एक वामपंथी आलोचना का अंतर्विरोध है। इसने इसकी मुख्यधारा बनी रही, अभी भी बनी हुई है। अब मुझे ताज्जुब है कि इस गहरी एक विश्वव्यापी आपदा में, महामारी में, ये आलोचना, वामपंथी आलोचना चुप है। ये उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। भले ही एक्सीडेंट में कोई एक मुस्लिम मर जाए तो उसके नाम पे पुरस्कार वापसी की एक योजनाएं, एक दौर चलने लगे, वो उनके लिए, मैंने कहा ना इसलिए कि पॉलिटिकल एक क्रिटिसिज्म, इसको जितनी जल्दी हम अपने साहित्यिक आलोचनात्मक संस्कारों से बाहर कर देंगे, इसकी विदाई कर देंगे, इसको फेयरवेल देंगे, उतनी ही जल्दी हमारी अपनी हिंदी आलोचना का साहित्यिक संस्कार थमेगा, बचना, और फिर वो उसको नए तरीके से हम ढालने का प्रयास कर सकते हैं।